बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स का हमारा लेक्चर 7 है और चैप्टर कौन सा है? 3 फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 फोर्स और मोशन। और हम लेक्चर कौन सा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? लेक्चर 7। लेक्चर 7 में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स के तमाम लॉ, जो 3 लॉ उसने दिए थे उसको हम कंप्लीटली क्या करेंगे? डिटेल नोट उस पर क्या करेंगे? उसको डिटेल से पढ़ेंगे। आपको नोट्स भी इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो न्यूटन्स लॉज के जो न्यूटन्स के जो लॉ थे उसके इंट्रोडक्शन को भी पढ़ेंगे, साथ साथ में उसके साथ इसके जो लिमिटेशंस है उसको भी पढ़ेंगे, और साथ साथ में न्यूटन्स लॉ से जो पहले जो थ्योरी थी उसको भी क्या करेंगे? कंप्लीटली पढ़ेंगे। मतलब न्यूटन लॉ से जो पहली नजरियात थे उसको भी हम क्या करेंगे? कंप्लीटली पढ़ेंगे। मतलब अगर आपने लेक्चर को लास्ट तक देख लिया ना तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आपका हर पॉइंट क्या होने वाले? क्लियर हो जाएगा। मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आप फर्स्ट ईयर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये लॉ किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने पब्लिश किया था हिज 3 लॉ। कितने लॉ दिए थे उसने? 3 लॉज। हम इसको सिंपली क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉज। तो 3 लॉ उसने दिए थे, 3 लॉज ऑफ मोशन। उसने कितने लॉ ऑफ मोशन दिए थे? 3 लॉज ऑफ मोशन। कब दिए थे उसने? 1687 1687 में इसने ये तीनों लॉ दिए थे। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे कि कब न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए थे, कब दिए थे? 1687 में, सही है। और इन हिज बुक प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया इसने अपने कौन सी बुक में ये 3 लॉ दिए थे? इसका बुक का नाम भी आपने याद रखना है, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया के बुक में कब दिए थे? 1687 में इसने अपने 3 लॉ को क्या क्या पब्लिश किया। कब पब्लिश किया? 1687 में। किस बुक में? इसके बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। इसके बुक का नाम 1687 में इसने अपने तीनों लॉ दिए थे, लॉज ऑफ मोशन, सही है। किस बुक में उसने अपने किस बुक में इसको पब्लिश किया था? प्रिंसिपिया में उसको क्या क्या पब्लिश किया था। तो इस तमाम लॉ, इस लॉ को हम क्या कहते हैं? जो 3 लॉ है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज एन एम्पेरिकल लॉ। इन तीनों लॉ को हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल लॉ। अब याद रखना इसको हम एम्पेरिकल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तमाम लॉज को क्या किया? डिड्यूस किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब एक्सपेरिमेंट करके इन तमाम लॉ को क्या किया? डिड्यूस किया। तो इसलिए इन तमाम लॉ, ये जो 3 लॉ है न्यूटन्स के, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल लॉ। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब लिमिटेशन क्या है? इन 3 लॉ का लिमिटेशन क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि न्यूटन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब न्यूटन लॉ सब एटॉमिक पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल पर का मतलब क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, सही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों पर क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल पर यह लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब सही है, ये तो हमने पढ़ लिया कि सब एटॉमिक पर एप्लीकेबल नहीं। अब एप्लीकेबल क्यों नहीं? याद रखना सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल से मुराद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले बात यह है कि इनका मास कम है। इनका मास क्या है? बहुत कम है। फिर दूसरी बात क्या है? इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ये एक्ट एज लाइक अ वेव। ये क्या करते हैं? वेव की तरह भी एक्ट करते हैं। और दूसरा क्या है? इसका जो मास है वो बहुत कम है और साथ साथ में इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो इसलिए न्यूटन लॉ सब एटॉमिक पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा लिमिटेशन क्या है? नॉट एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब उस ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल नहीं है अगर उसकी जो स्पीड थी वो क्या है? इक्वल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट से, या उसकी स्पीड बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच करे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच जाए, तब भी न्यूटन्स लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं है। उस पर हम क्या, कौन से लॉ एप्लीकेबल है? उस पर आइंस्टाइन के लॉ एप्लीकेबल है। तो न्यूटन्स लॉ किस पर एप्लीकेबल है? जिसका स्पीड क्या हो? स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। अगर स्पीड ऑफ लाइट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसका स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच गया या मतलब उस तक क्या किया? अप्रोच कर लिया, तब न्यूटन्स लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो सेकंड लिमिटेशन ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड लिमिटेशन क्या है? न्यूटन लॉज
कैन अप्लाई ओनली फॉर अ लीनियर मोशन। मतलब न्यूटन्स लॉ सिर्फ वही पर एप्लीकेबल होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन लीनियर होगा तब न्यूटन्स लॉ क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। मतलब ये 3 लिमिटेशन आपने याद करनी है इंट्रोडक्शन को, इसी तरह न्यूटन्स लॉ के लिमिटेशन, ये 3 क्या है, लिमिटेशन है, सही है। लिमिटेशन को भी जेन में लिखना है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं न्यूटन इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा कि न्यूटन लॉ से पहले क्या थ्योरी चल रही थी ना। थ्योरी, अब एक लॉ होती है और एक थ्योरी, याद रखना। थ्योरी को कोई भी साइंटिस्ट क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। मतलब थ्योरी को अगर किसी साइंटिस्ट ने चैलेंज कर लिया तो थ्योरी रिजेक्ट भी हो सकती है। थ्योरी क्या हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। मगर एक बार जब लॉ बन जाती है, थ्योरी से क्या बनती है, लॉ कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकती। तो थ्योरी क्या हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, लॉ कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। जब किसी थ्योरी, तो थ्योरी से ही लॉ बनता है। जब थ्योरी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, अगर वो थ्योरी साइंटिस्ट ने क्या क्या गलत साबित किया तो वो थ्योरी क्या हो जाती है, डिसप्रूव। अगर उस थ्योरी को मतलब साइंसदानों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके अगर वो क्या हो गया, प्रूव हो गया, तो फिर उस थ्योरी से क्या बन जाती है, लॉ। तो लॉ कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकती, थ्योरी रिजेक्ट हो सकती। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पहले कुछ थ्योरी चल रही थी, उस तक जो न्यूटन ने अपना लॉ पेश नहीं किया था। न्यूटन से पहले क्या थ्योरी पेश थी, मतलब क्या नजरिया था न्यूटन से पहले कि थ्योरी बिफोर न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के लॉ से पहले क्या थ्योरी थी, क्या बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर होगी तो वो क्या होगी, रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी क्या होगी, रेस्ट पर होगी, मतलब लेट्स सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ना, कोई भी ऑब्जेक्ट ये क्या होगी, रेस्ट पर होगी, तब तक बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। बॉडी क्या होगी, रेस्ट पर होगी, क्या होगी, जब तक उस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। मतलब ये बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो ये क्या होगी, ये चाहेगी कि मैं क्या रहूंगा, रेस्ट पर ही रहूंगा, तब तक मुझ पर अगर कोई भी फोर्स ना लगे। इसी तरह अ बॉडी इन मोशन विल आल्सो कम टू रेस्ट। अब ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी। लेट्स सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या कर रहा है, मोशन में, तो ये भी चाहेगा कि मैं क्या करूं, रेस्ट पर आ जाऊं। ये क्या थी, न्यूटन्स के लॉ से पहले ये थ्योरी थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो चाहती है कि मैं रेस्ट में रहूं। ये बात तो सही है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी तो वो चाहेगी कि मैं क्या करूं, रेस्ट पर ही रहूं। मगर सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, क्या बॉडी इन मोशन विल आल्सो कम टू रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी तो वो भी क्या चाहेगी, कि वो चाहेगी कि मैं किस में आ जाऊं, रेस्ट में आ जाऊं। तो इसी वजह से जो न्यूटन से पहले ये थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट भी हो गई थी। ये थ्योरी क्या होगी, रिजेक्ट। सिर्फ किसकी वजह से रिजेक्ट हो गई, ये जो उसने क्या, अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी तो वो भी क्या चाहेगी, रेस्ट। ये कभी भी नहीं हो सकता। ये क्या, अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी तो अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाओगे तो तब वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो अपनी मोशन को मेंटेन करेगा। अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी तो वो चाहेगी कि मैं क्या रहूं, मतलब मोशन में ही रहूं जब मुझ तक अगर उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे थी तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये क्या थी, इस थ्योरी, ये जो न्यूटन से पहले ये थ्योरी इसलिए रिजेक्ट हुई कि उसने कहा कोई भी बॉडी रेस्ट पे होगी तो वो क्या होगी, उस पर कोई फोर्स ना लगे तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी तो वो भी क्या चाहेगी, रेस्ट में मतलब रेस्ट में आने की कोशिश करेगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर कोई भी बॉडी मोशन में थी तो वो क्या करेगा कि अपना मोशन को कंटिन्यू करेगा उस तब तक जब उस पर कोई भी फोर्स ना लगे। अब बू अली सिन्हा ने भी एक पॉइंट पेश किया था ना, उस टाइम बू अली सिन्हा ने भी क्या किया, एक पॉइंट पेश किया। उसने क्या किया कि नो बॉडी मूव्स और कम्स टू रेस्ट इटसेल्फ। मतलब कोई भी बॉडी ना हरकत करेगी और ना रेस्ट में आ जाएगी खुद ब खुद। मतलब अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी या कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी, ये खुद ब खुद रेस्ट में और मोशन में नहीं हो सकती। मतलब नो बॉडी मूव्स और कम्स, कोई भी बॉडी मूव्स मतलब कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकती है, और कम्स टू रेस्ट मतलब कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो क्या कर सकती है, मतलब वो खुद ब खुद मूव नहीं कर रही है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में की हालत में या रेस्ट की हालत में आ रही है तो वो खुद ब खुद रेस्ट की हालत में नहीं आ रही है। तो क्या था, बू अली सिन्हा का क्या था, कंसेप्ट था। तो ये क्या था, अब हम क्या करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या करते हैं अभी उसकी स्टेटमेंट को लिखेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपने नोट, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड पे हो जाता हूँ। अगर आपने लिखना है तो लिख भी सकते हो। तो इसलिए अभी मैं इसके बाद क्या करूंगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट लिखूंगा। तो मैं साइड पे हो जाता हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अभी मैं इससे पहले हमने न्यूटन लॉज के इंट्रोडक्शन को भी पढ़ लिया, लिमिटेशन को भी पढ़ लिया, इसी तरह न्यूटन से पहले जो थ्योरी चल रही थी उसको भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन
will continue to do so unless acted upon by some unbalanced external force. अब इसका मतलब क्या है? क्या कोई भी बॉडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है अभी, कि कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी, तब तक रेस्ट में होगी अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। पहला स्टेटमेंट के क्या है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर होगी, तब तक रेस्ट पर होगी अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ तक है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि कोई भी बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी, तब तक यूनिफॉर्म मोशन में होगी अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट कि कोई भी बॉडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रही है, कोई भी बॉडी क्या होगी, रेस्ट पर होगी, तब तक रेस्ट पर होगी अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, कोई भी बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी, तब तक यूनिफॉर्म मोशन में होगी अगर आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाए। अब यहाँ पर मैंने अनबैलेंस क्यों लिखा है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर मैं उसको इस तरफ से भी फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ से भी फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ से भी अगर मैं लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड के 50 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा लिया और इस तरफ से भी मैंने क्या लगा लिया, 50 न्यूटन का फोर्स, तब दोनों क्या है, फोर्स क्या है, अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तब भी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है या इस ऑब्जेक्ट को रोकना है, तब आपने इस पर क्या लगाना है, अनबैलेंस फोर्स। लेट्स सपोज अगर या इस फोर्स को क्या करो, कम करो, 40 तक करो या 30 करो या 1 को बढ़ाओ, मतलब फोर्स को क्या करना है, अनबैलेंस करना है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी, तब तक रेस्ट में होगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगी, तब तक मोशन में होगी अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से अब इस तरह आपसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, इसी तरह कम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड की एग्जाम में आपसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन लॉ इट गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। याद रखना, न्यूटन लॉ क्या करता है, फोर्स को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। फोर्स की क्वांटिटेटिव डिफिनेशन, क्वांटिटेटिव से मुराद क्या है कि फोर्स की क्वांटिटी, मतलब क्वालिटेटिव नहीं, क्या है, सॉरी क्वांटिटेटिव नहीं, इट गिव्स द क्वालिटेटिव, मतलब फोर्स की क्या कर रही है, क्वालिटेटिव डिफिनेशन। फोर्स की क्या डिफाइन कर रही है, क्वालिटेटिव डिफिनेशन ऑफ फोर्स। मतलब सिंपली अगर मैं कहूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का काम क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कर रहा है, फोर्स को क्या कर रहा है, डिफाइन करेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करेगा, फोर्स को डिफाइन करेगा। इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी मैं इनर्शिया कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस करूंगा, तब तक आपने क्या करना है, सिर्फ समझना है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ, इस फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये मैंने लिखा है, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब इस फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके बाद इट डिफाइन फोर्स, मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है, ये क्या करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपली क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, सही है, फोर्स को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इनर्शियल फ्रेम, मतलब न्यूटन लॉ कहाँ पर होल्ड करेगा, न्यूटन लॉ कहाँ पर वैलिड होगा, न्यूटन लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है। सिंपली अगर मैं सिंपल कहूँ कि न्यूटन लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है, न्यूटन लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल है, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, न्यूटन लॉ एप्लीकेबल है। न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ पर होल्ड करेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी चीज अगर क्या होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप कोई भी चीज को सपोज करते हो, कोई भी चीज को रेफरेंस ले लेते हो, अगर वो चीज क्या थी, रेस्ट पर थी, तो तब भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। अगर कोई भी चीज किस से मूव कर रही थी, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही थी, तब भी वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मतलब वहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करेगा, वैलिड होगा। अब मैं लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे बुक में कौन सा एग्जांपल दिया, अर्थ क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि अर्थ हमारे साथ क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट सपोज मैं कोई भी कार में बैठा हूँ, कोई भी कार में कोई भी बंदे बैठे, अगर उसके अंदर अगर कार यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगी तो जो उसके अंदर बंदे होंगे, कोई भी चीज होगा, मतलब उसके अंदर क्या होगा, रेस्ट की हालत, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो जब वो कार यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा तो वो कार क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई भी कार रेस्ट पर होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगी तो उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने सिंपल समझ लेना है, इसमें कोई भी मतलब
रॉकेट साइंस नहीं है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब क्या है कि जो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप रेफरेंस मतलब कोई इस तरह फ्रेम को आप रेफरेंस ले लेते हो, अगर वो फ्रेम क्या था, रेस्ट पर था, तो तब भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा था तब भी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और वहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करेगा, वैलिड करेगा। अब इसके बाद मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्या नाम दिया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या है, मैंने यहां पर लिखा है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, property of a body to resist any change in its state of rest or uniform motion। दूसरी डिफिनेशन क्या है, property of a body, किसी भी बॉडी की वो खासियत, property of a body tending to maintain its state of rest or uniform motion। मतलब किसी भी बॉडी की वो खासियत, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि वो क्या करे, अगर वो रेस्ट की हालत में होगी तो वो अपनी रेस्ट की हालत को मेंटेन करेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में थी तब वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन की हालत को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। सिंपल इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि अगर वो रेस्ट में थी तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में रहूं, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में थी तो वो अगर वो चाहेगी मैं यूनिफॉर्म मोशन में रहूं। मतलब वो किसी भी चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, किसी भी चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। मतलब चेंज से मतलब क्या, अगर उस पर फोर्स न लगाओगे, अगर आप किसी चीज पर फोर्स न लगाओगे तो वो चाहेगी, अगर वो रेस्ट में थी तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में रहूं, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में थी तो वो चाहेगी कि मैं किस में रहूं, यूनिफॉर्म मोशन में रहूं। तो यहाँ पर दूसरी डिफिनेशन भी यही है कि रेजिस्ट एनी चेंज। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में थी तो वो रेस्ट की हालत में खुश है, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन की हालत में थी तो वो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में ही खुश रहेगी। अगर वो क्या करेगी, किसी भी चेंज को रेजिस्ट करेगी, मतलब हर चेंज की वो क्या करेगी, मुजाहमत करेगी। तो इस सिंपल इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा है, याद रखना इनर्शिया। और मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ ना, एक लेट सपोज कोई भी लार्ज ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी मतलब एक मोटरसाइकिल ले लो आप, और एक क्या ले लो, और एक मतलब कार ले लो, मोटरसाइकिल और कार, सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना, मोटरसाइकिल भी यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है और कार भी यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ना, आप कार और इसी तरह जो बाइक है ना, मोटरसाइकिल, आप उसको क्या करो, उसको मोटरसाइकिल मतलब आप बाइक भी किस, मतलब एक बाइक है और एक क्या है, एक बाइक है हमारे साथ और साथ में एक क्या है, कार। अगर वो दोनों रेस्ट की हालत में, लेट सपोज कहता हूँ कि वो दोनों क्या है, रेस्ट की हालत में, तो अगर मैं आपसे दोनों पर फोर्स लगाऊं तो आप पर किस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी जिसका मास ज्यादा। मतलब कौन ज्यादा रेजिस्ट करेगा, कार ज्यादा रेजिस्ट करेगा कि वो अपनी रेस्ट की हालत में रहेगी। बाइसिकल मतलब जो बाइक है ना, जो बाइक है, आप उस पर क्या करोगे, कम फोर्स से लगाओगे, मतलब क्या करोगे, कम फोर्स उस पर क्या होगे, लगाओगे तो क्या होगी, वो क्या करेगा, मूव करेगा। मगर कार पर ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो इसलिए इनर्शिया क्या है, मतलब इनर्शिया को मैं एक डेरिवेशन, मतलब यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताता हूँ कि इनर्शिया और मास, इनर्शिया और मास क्या है, दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इनर्शिया और मास का क्या है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया कम, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। सिंपल अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई भी मतलब एक बाइक है और साथ में एक क्या, लेट्स सपोज एक कार है, सही है, एक बाइक और एक कार, दोनों यूनिफॉर्म मोशन में थी। अगर आप दोनों को रोकोगे ना तो किस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, कौन ज्यादा अपोज करेगा, मतलब कौन ज्यादा मुजाहमत करेगा, कार, क्योंकि कार की मास, क्योंकि जो कार का है ना उसका जो वजन है उसका मास क्या है, ज्यादा है, और जो बाइक का है उसका मास क्या है, कम है। तो बाइक पर आप कम फोर्स लगाओगे वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और जो हमारे साथ कार है ना उस पर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुजाहमत करेगी, वो बहुत ज्यादा अपने वो कोशिश करेगी कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में ही रहूं, तब तक कोशिश करेगी, अगर तब तक वो आपकी फोर्स को ओवरकम करेगी। अगर आपकी फोर्स उसकी मोशन से ज्यादा होगी तब तक वो फिर वो क्या होगी, वो रुक जाएगी, फिर तो वो क्या होगी, रुक जाएगी। मतलब इनर्शिया क्या है, वो किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी की वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करे। अगर वो रेस्ट में हालत में थी तो वो कोशिश करे कि मैं रेस्ट की हालत में रहूं, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में थी तो वो कोशिश करे कि मैं यूनिफॉर्म मोशन की हालत में रहूं। तो मास और इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पर मैंने लिखा मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया। मतलब मास हमें किसके बारे में, मास किसी भी इनर्शिया का क्वांटिटेटिव मेजर बताता है। मतलब अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, अगर मास कम तो इनर्शिया कम। मतलब क्वांटिटेटिव मतलब किसी भी मास, और मास जो क्या है वो इनर्शिया की क्वांटिटेटिव के बारे में बता रहे, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव, क्योंकि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है ना, क्या पर्सन, वो इनर्शिया के बारे में बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, सिर्फ आपकी समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लिया कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस
falls backward due to inertia. एक पर्सन है ना, मैंने इस एग्जांपल को शॉर्ट कर लिखा है कि जब भी पर्सन स्टैंडिंग बस में होगी, वो क्या करेगा, जब कोई भी मतलब ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। तो अगर मैं बस में लेट सपोज इस तरह खड़ा हूं ना, अगर ड्राइवर ने क्या कर लिया, ब्रेक को अप्लाई कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह पीछे की तरफ क्या कर जाऊंगा, मतलब मुझे एक पीछे की तरफ झटका लगेगा। या अगर मैं बैठा होऊंगा सीट में, तो अगर उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो मैं आगे की तरफ झटका, मतलब मुझे आगे की तरफ पुश, मैं आगे की तरफ जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, क्योंकि मैं ये कोशिश में ये रहूंगा कि मैं क्या करूं, कि मैं अपनी स्टेट को मेंटेन करूं। मगर मैंने अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं किया, मैं आगे की तरफ किया। क्यों आगे की तरफ किया, क्योंकि ये इनर्शिया है, मतलब मैं आगे की तरफ गया, मैंने आगे की तरफ फुल खाया। या अगर मैं बस में खड़ा था, अगर वो बस अचानक रुक गया तो मैं पीछे की तरफ बैकवर्ड पुश खाऊंगा, क्योंकि मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपनी स्टेट, जो अपनी हालत है उसको मेंटेन कर सकूं। मगर जो फोर्स है, अगर वो फोर्स मेरी जो मेंटेन है, मतलब मेरी पोजीशन जो अगर मेरी जो मास है उससे ज़्यादा होगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है मेरी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल क्या कर रहा है, इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ दोनों क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट की हालत में होगी तो वो रेस्ट की हालत में रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगे। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इसी तरह इनर्शिया भी है कि वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करेगी। अगर वो रेस्ट की हालत में थी तो वो कोशिश करेगी कि मैं रेस्ट की ही हालत में रहूँ। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में थी तो वो कोशिश करेगी कि मैं यूनिफॉर्म हालत ही मेंटेन कर सकूँ। तो ये क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो काइंडली अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। अगर फिर भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसलिए अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ का लेक्चर कंप्लीट हो गया। फिर आने वाले लेक्चर में हम न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ को कंप्लीटली क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।